सबसे पहले अगर हम बात करें धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में और धातु एवं अधातु से परिचय एवं उनके भौतिक गुणधर्म, ये दो टॉपिक्स पर, तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉपर। ठीक है, मेरे पास है सिल्वर, ठीक है, जो हमारा चांदी होता है। गर्म करने पर मैग्नीशियम हवा में तीव्र प्रकाश और गर्मी के साथ, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, बल्कि गर्म करने पर धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। यहाँ पर मैं तीन अगर बात करें धातुएं ले रहा हूँ, एक बहुत ज्यादा क्रियाशील, एक उससे कम क्रियाशील, एक और उससे कम क्रियाशील, और उन चारों में सबसे कम क्रियाशील। एक होता है HCl जो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक होता है HNO3 जो होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। इनको नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा रसायन विज्ञान में है ना, हमारी जो समरी सीरीज चल रही है, ठीक है, फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, जिसमें हमने नया चैप्टर लेकर आए हैं जहां पर हम रिवाइज करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को, जो है हमारा धातु एवं अधातु। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पूरा के पूरा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, हाँ भाई, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, है ना, आज हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में और धातु एवं अधातु से परिचय एवं उनके भौतिक गुणधर्म, ये दो टॉपिक्स को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ, है ना, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, अगर सबसे पहले हम देखें, ठीक है, तो जो अगर बात करें यहाँ पर हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था कि जो तत्व होते हैं, ठीक है, वो लगभग 118 हैं, ठीक है, और उनसे ज़्यादा भी डिस्कवर हो चुके हैं या हो रहे हैं। ठीक है, बट हम 118 तत्वों को अगर हम वर्गीकृत करें तो हम दो कैटेगरी में वर्गीकृत करा करते थे। पहला क्या था? धातु था, और दूसरा थी अधातु। ठीक है, उपधातु के बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी हम दो मेजर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। पहला क्या है? हमारी धातु, और दूसरा क्या है? हमारा अधातु। क्या है? अधातु। ठीक है, हाँ भाई, तो अगर मैं सबसे पहले धातु की बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें धातु बताऊँ, तो जैसे हमारे पास क्या है अभी? कॉपर है। क्या है? कॉपर, तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉपर। ठीक है, मेरे पास है सिल्वर, ठीक है, जो हमारा चांदी होता है। मेरे पास है क्या है? मेरे पास गोल्ड है। क्या है मेरे पास? मेरे पास गोल्ड है। ठीक है, सोना है। मेरे पास नहीं, मतलब ये इमेज में गोल्ड है। ठीक है, नहीं तो सब सोच लो गोल्ड है। वैसे ही अगर हम बात करें, ये हमारे पास सल्फर है। क्या है? सल्फर है। ये हमारे पास कार्बन है। क्या है? कार्बन है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्लोरीन है। तो ऊपर ही जितने भी ये तीन इमेज तुम देख रहे हो, ये सारी की सारी क्या है? अधातु हैं। सारी की सारी ये क्या है? अधातु हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो अभी हम भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करें, और बेसिकली है ना, हमने इनकी डेफिनेशंस के बारे में भी देखा है। जो धातुएं होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति की होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति की होती है। मतलब ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दान करा करते हैं, इलेक्ट्रॉन दिया करते हैं। वही बात करें, जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है। ठीक है, हाँ भाई, अब सबसे पहले हम बात करते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म की। तो अगर मैं बात करूं धातुओं की, तो धातुएं जो होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है भाई? धातु को सबसे पहले तुम देखो कैसी दिखती है ना, कैसी दिखती है सबसे पहले? ठीक है, ठोस होती है ना। सबसे पहली बात तो क्या हो गई? ठोस हो गई। बट पारा एक ऐसी धातु है जो क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे गुण जो तुम बाहर से ऑब्जर्व किया करते हो, बाहरी रूप से ऑब्जर्व किया करते हो, उन्हें बोलते हैं अपन भौतिक गुणधर्म। और उन्हीं भौतिक गुणधर्म का हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर हम बात करें, पता लगाने वाले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, धातुएं क्या होती है? लचीली होती है, यानी धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, और इस गुण को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। ठीक है, हाँ, आघात वर्धनीयता। ठीक है, हाँ भाई, वही बात करें सेकंड गुण की, धातु लचीली होती है, धातु को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते। तार बनाने वाला गुण था, उसे हम बोलते थे तन्यता। क्या होते हैं? तन्यता। तो ठोक पीट कर पतली चादर बनाना, उसको हम बोलते हैं क्या? आघात वर्धनीयता। एक लंबे वायर बनाना, उसको हम बोलते हैं, अगर बात करें ये लचीली होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? तन्यता। ठीक है, अब सोना एक ऐसी धातु, सोना सबसे ज्यादा एक ऐसी धातु है जिसके 1 ग्राम से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। सो अगर हम बात करें सोने के एक पतले तार में, सोने के एक पतले तार में लगभग 1 ग्राम सोना खींचा जा सकता है। ठीक है, लगभग 2 किलोमीटर लंबा। ठीक है, कितने लंबा? 2 किलोमीटर लंबा हम सोना अगर बात करें खींच सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तन्य धातु है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, धातुएं जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती है। मतलब ये क्या करते हैं भाई, अगर बात करें विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तुम देखोगे एल्यूमिनियम जो है वो क्या होगी, अगर बात करें यहाँ गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम की छड़ थी,
क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। सो धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। तांबे के बाद चांदी ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक है। याद रखना, ऊष्मा की सबसे ज्यादा कौन है, हमारी तांबा, ठीक है। उसके बाद कौन है, चांदी। और वही बात करूं विद्युत की, तो विद्युत की सबसे ज्यादा चांदी है और उसके बाद क्या है, तांबा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम भौतिक गुणधर्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ऊष्मा के सबसे खराब चालक धातु है ना, सीसा और पारा है। कौन कौन है, सीसा और पारा। अगर हम बात करें सबसे खराब चालक है ऊष्मा के, ये हमारे पास क्या है, पारा जो द्रव अवस्था में धातु पाई जाती है, और ये हमारे पास क्या है, सीसा। क्या, सीसा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ज्यादातर अगर हम बात करें जो धातुएं होती है वो क्या होती है, कठोर होती है, और इनके बर्तन हमें बनाए जाते हैं। और एक कारण और है कि धातु के बर्तन इसलिए बनाए जाते हैं कि ऊष्मा की अच्छी संवाहक होती है। सपोज करो कि हम जब खाना बनाते हैं तो खाने तक ना वो गर्मी पहुंचना चाहिए, तभी तो खाना पकेगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम बात करें, हम धातु के बर्तन देखा करते हैं, तो हमने देखा होगा तांबे के बर्तन है, एल्यूमिनियम के बर्तन है, ठीक है। सो खाना पकाने के बर्तन और पानी बॉयलर आमतौर पर तांबे या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, तुम्हें पता है, क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे खासे चालक हैं। अच्छा, धातुओं के भौतिक गुण के बारे में बात करें तो एक और गुण की बात करें हम, ठीक है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। और अब देखो एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताऊं, ठीक है। हाँ, यहां पर तुम देखोगे है ना, यहां पर मैंने क्या किया, एक बैटरी लगाई, बैटरी के नीचे बल्ब लगाया, और इसका देखो यहां पर पाथ आ गया, यहां पर ये लग गया, ठीक है। और दूसरे वायर को मैंने बीच में है ना उसको काटा, और यहां पर एक कागज का टुकड़ा लगा दिया, और यहां पर भी अगर बात करें दूसरा सिरा कागज का टुकड़ा यहां लगा दिया, और इस तरीके से इनको जोड़ दिया। क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर करंट सप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि कागज एक कुचालक है। वही बात करें यहां पर मैं एल्यूमिनियम की एक फॉइल ले लेता, एल्यूमिनियम की एक पत्ती ले लेता, यहां पर बल्ब जल गया। क्यों, क्योंकि इसमें से करंट बह सका, ठीक है। यही कारण है, इस प्रैक्टिकल से हमने देख लिया कि धातु विद्युत की सुचालक होती है। चांदी विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है, और उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है तांबा, ठीक है। क्या आता है, तांबा आता है। तो आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, सो धातुएं चमकदार या चमकीली होती है और इन्हें पॉलिश किया जाता है, जैसे गोल्ड को देखा होगा तुमने, ठीक है। हाँ भाई, धातुएं कैसी होती है, चमकीली होती है। धातुएं आमतौर पर कठोर होती है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो नरम धातु होती है और जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जैसे कि तुम देख रहे हो, सोडियम को हम चाकू से काट रहे हैं, ठीक है। वही बात करें पोटेशियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं आसानी से। क्लियर है, पक्का, चलो। तो सोडियम और पोटेशियम नरम धातु हैं, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। धातुएं आमतौर पर कठोर होती है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। जैसे कि तुम देख रहे हो बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह इससे बनते हैं, ठीक है, धातुओं के वायरों से। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। एक सेकंड आ गया। धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती है, पर पारा को छोड़कर। पारा कमरे के तापमान पर क्या है, एक तरल धातु, एक द्रव धातु। क्लियर है, देख सकते हो तो। चलो, अच्छा, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। देख लो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपवाद सोडियम एंड पोटेशियम के जो अगर बात करें गलनांक और क्वथनांक है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि नर्म धातु है। क्या है, नर्म धातु है। चलो, धातुओं का उच्च घनत्व होता है। खुद सोच लो कि मान लो मेरे हाथ में एक तरफ क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, और दूसरी ओर मेरे हाथ में उतना ही बड़ा एक लोहे का टुकड़ा है, कौन ज्यादा भारी लगेगा। तो तुम ये कहोगे कि सर दोनों का आकार तो सेम है, मतलब दोनों का आयतन तो सेम है, परंतु जो लोहे वाला टुकड़ा है उसके अंदर ज्यादा मास भरा हुआ है, ज्यादा द्रव्यमान भरा हुआ है। यही कारण है कि भाई जो लोहे का अगर बात करें द्रव्यमान है, और लोहे का जो घनत्व है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लकड़ी के टुकड़े से, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, ठीक है। हाँ, सोडियम और पोटेशियम के जो घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम बात करें कम होते हैं, है ना। एक्सेप्ट अपवाद है यहाँ पर, है ना। अपवाद यहाँ पर लिख लेना, क्या अपवाद लिख लेना, क्या, सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम, ये अपवाद हो गए जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती है ना, यानी धातुएं जब एक वस्तु से टकराती है तो आवाज उत्पन्न करती है। क्या करती है, आवाज उत्पन्न करती है, टन करके आवाज आती है, जैसे कि तुम देख रहे हो ये घंटा बज रहा है, ठीक है। हाँ भाई, तो धातुएं क्या करती हैं, अगर बात करें आवाज उत्पन्न करती है। अब हमने जो गुणों को डिस्कशन किया उन सभी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि धातुएं सामान्य भौतिक गुण कौन कौन से हैं। धात्विक चमक, पहले धातु चमकीली होती है। शुद्ध अवस्था में धातुएं एक चमक होती है, उनमें चमक होती है, धात्विक चमक कहते हैं, जैसे सोना चांदी, इनमें धात्विक चमक होती है। कठोरता की बात करें तो पारा और सोडियम को छोड़कर साधारणतः धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। कठोरता विभिन्न धातुओं में भिन्न भिन्न होती है, जैसे लोहा तांबा, ठीक है। हाँ भाई,
आघात वर्धनीयता, भाई ठोक पीट कर तुम इनकी पतली चादर बना सकते हो, तो धातुएं आघात वर्धनीय होती है, धातुओं को पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। वेरी गुड। तन्यता, धातुएं तन्य होती है और धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। क्या खींचे जा सकते हैं? तार खींचे जा सकते हैं। चालकता की अगर हम बात करें, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। भौतिक अवस्था की अगर हम बात करें तो साधारण ताप पर सभी धातुएं ठोस होती है, परंतु पारा तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। गलनांक की अगर हम बात करें तो धातुओं का गलनांक प्राय बहुत अधिक होता है। ठीक है। हाँ, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए थे। ये सारे के सारे भौतिक गुण हैं, इनका स्क्रीनशॉट वगैरह तुम लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो, हाँ, अब क्या लिया होगा? मैंने हटा दिया। चलो, सो अधातु के भौतिक गुणों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब अधातुओं की सुन लो। अधातुएं ना तो आघात वर्ध्य होती है और ना ही तन्य होती है। बेसिकली इनको तुम ठोकोगे पीटोगे तो चूर चूर हो जाएगी। भंगुर प्रकृति की होती है। कैसी होती है? भंगुर प्रकृति की होती है। ठीक है। हाँ भाई, फिर अगर मैं बात करूं, है ना, अधातुएं भंगुर आसानी से टूटने वाली होती हैं, तो ये गुण आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट जो था कि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का संचालन करती है। क्या करती है? ऊष्मा और विद्युत का संचालन नहीं करती है, सॉरी, है ना, ऊष्मा और विद्युत का संचालन नहीं करती। पर यहां पर भी एक अपवाद है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत का संचालन करता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ना, अपवाद ग्रेफाइट मैंने लिख दिया क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत का संचालन करता है। पर सोचो, है ना, मान लो मेरे पास क्या है। ठीक है। हाँ भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अधातुएं चमकीली नहीं होती है ना, और बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कार्बन देखो चमक ही नहीं रहा है। ठीक है। डायमंड। ठीक है। अधातुएं सामान्यतः नरम होती है, पर हीरा को छोड़ के, है ना, हीरा जो है वो क्या है? कठोर है। ठीक है। हीरे के रूप में कार्बन बहुत कठोर होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, अब अगर हम बात करें कमरे के तापमान पर, देखो धातुएं हमेशा क्या होती थी? ठोस होती थी। बट कमरे के तापमान पर अधातुएं जो है वो हर अवस्था में पाई जाती है। सल्फर है वो कैसे होता है? ठोस होता है। ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है ना, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। और वही बात कर दे क्लोरीन की। किसकी बात कर दें? क्लोरीन की, जो कैसी अवस्था में पाई जाती है? जो अवस्था में पाई जाती है गैस। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? गैस अवस्था में पाई जाती है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे तुम देखोगे अधातुओं का गलनांक और कथनांक तुलनात्मक रूप से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। बट इसका भी अपवाद है ना। हीरे के गलनांक एवं कथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। हीरे के उच्च होते हैं। ठीक है। लेकिन सभी के एक्सेप्शंस तुम लोगों को याद होना चाहिए। उदाहरण के लिए सल्फर का गलनांक कितना है? मात्र 115 डिग्री सेल्सियस। वही बात कर दे हीरे की, तो हीरे का अगर बात करें जो गलनांक है वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, जो कि बहुत अधिक है। ठीक है। हाँ भाई, अधातुओं का घनत्व क्या होता है? कम होता है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया। ठीक है। अधातुएं अध्वनिक होती है, मतलब ये कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती जब किसी सतह से टकराती है। तो अधातुओं के अलग अलग रंग होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तुम लोगों को बताऊं, तो ये क्या है हमारे पास? ये है क्लोरीन, है ना, जो ग्रीनिश येलो है ना। ठीक है, क्लोरीन है। ये सल्फर है। देखो इन सभी के तुम रंग देख रहे हो तो अलग है। ये लाल फास्फोरस है। कैसा है मेरे लाल? लाल फास्फोरस है। ठीक है। ये जो है हमारा क्या है? अगर बात करें कार्बन है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? श्वेत फास्फोरस है। तो तुम देख रहे हो इनके अलग अलग कलर देखने को मिल जा रहे हैं। क्या देखने को मिल जा रहा है? अलग अलग कलर देखने को मिल जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन है, जो एक ऐसी धातु है तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्यान रखना, सल्फर जो है ठोस है, क्लोरीन गैस है, और ब्रोमीन जो है एकमात्र ऐसी, अगर हम बात करें, धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है साहब, क्या बात है। अच्छा, अधातु अक्सर भंगुर होते हैं, मतलब ठोकोगे पीटोगे चूर चूर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ठोकोगे पीटोगे तो चूर चूर हो जाएगी। ठीक है। वे पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, लेकिन हीरा एक अपवाद है, क्योंकि वह अभी तक की जानकारी के अनुसार सबसे कठोर पदार्थ है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। अधातु में कोई चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन में चमक होती है, चमकीली होती है। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है? चमकीली होती है। याद रखना, अपवाद है। ठीक है। अधातु आघात वर्धनीयता और लचीली नहीं होते हैं। ठीक है। अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालन करता है, चालन करता है। ठीक है। तो ये थे हमारे भौतिक गुणधर्म जो आप लोगों को पता होना चाहिए था। बड़े तरीके से हमने, बड़े प्यार तरीके से इसको क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया। क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। चलो, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म की। किसकी बात करते हैं हम? अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की। किसकी बात करेंगे हम? अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी की। किसकी बात करेंगे हम? सक्रियता श्रेणी की। तो सक्रियता श्रेणी वह एक सूची है ना, जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्नलिखित श्रेणी को विकसित किया गया, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब मैं तुम्हें वो श्रेणी बताऊं तो तुम ध्यान से देखोगे। सबसे ज्यादा कौन है? पोटेशियम। तो काना, क्या बोलता हूं मैं? काना। फिर क्या बोलते हैं? का मग, है ना? क्या बोलते हैं? काना का मग। फिर बोलते हैं अल्जनफी, है ना? अल्जनफी, मेरे साथ बोलो, काना का मग अल्जनफी प्रभु। ठीक है क्यों? है क्यों? ठीक है, हाँ भाई, है क्यों। फिर क्या लिखेंगे? एच जी ए जी ए यू। हो भी सकता है को तुमने किसी अलग न्यूमोनिक से याद किया हो, इतनी समस्या की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सबसे अधिक क्रियाशील है और कौन सबसे कम, है ना? एच जी ए यू। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था सक्रियता श्रेणी के बारे में, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन किया। ठीक है, अब ये क्या होता है कि देखो यहां पर हम है ना एक अभिक्रिया पढ़ेंगे जो है विस्थापन अभिक्रिया, तो वहां पर ज्यादा इसका रूल मतलब यूज होगा। चलो अब हम गुण देखेंगे धातुओं का वायु में दहन, है ना? धातुओं का हम क्या करेंगे? वायु में दहन करेंगे। तो लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। क्लियर? 1 सेकेंड। क्या करती है? धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जैसे कि कुछ अभिक्रियाएं हम लिखते हैं तुम्हारे सामने। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? मेरे पास मान लो सोडियम है। क्या है? सोडियम। अब सोडियम की तुम अभिक्रिया करवा दो ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये रह गया मेरा सोडियम, है ना, और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब ये देखोगे तुम अच्छा खासा क्रियाशील है। जैसे ये ना, अब तुम देखो, खुद सोचो, है ना, सोडियम क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम सिंपल सा इसका फॉर्मूला लिखने की सोचो। तो सोडियम का क्या होता है भाई? Na, और Na पे अगर तुम्हें याद हो तो मैंने सिखाया था प्लस होता है, और ऑक्साइड पर क्या होता है? -2, है ना? Na पर क्या होता है? प्लस, और ऑक्साइड पर क्या होता है? -2। कुछ मत करो, इस 2 को यहाँ रखो, 1 को यहाँ रखो, बन जाएगा Na2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर क्या करना है अपने को? 2 करना, तो अपने 2 यहाँ रख दिया। ठीक है, ये 2 हो गए। अब तुम देखोगे भाई सोडियम जो हो गए वो 4 हो गए। अभी कितने हैं? देखो 2, अब कितने हो गए? 4। अब कितने? 2, अब कितने हो गए? 4। तो अपने को 4 करने के लिए यहाँ 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो अब तुम देखोगे 4 सोडियम, 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, संतुलित हो गई, है ना? क्या हो गई? संतुलित। अगर बात करें रासायनिक समीकरण जो हो गया संतुलित हो गया। तो लगभग सभी धातुएं जो है ना वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर क्या बनाती है? अगर बात करें अपने ऑक्साइड का निर्माण करती है। ऐसी अपन ढेर सारी धातुओं की अब हम अभिक्रिया देखने वाले हैं, तो टेंशन मत लो। पहली अभिक्रिया आ गई, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटलिक ऑक्साइड बट रिएक्टिविटी डिफर्स इन डिफरेंट मेटल्स। हे भगवान, क्या क्या बोल दिया। हिंदी में हम बात करते हैं कि सारी की सारी धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर अपने ऑक्साइड का निर्माण करती है, बट इनकी जो क्रियाशीलता है, मतलब स्पीड, इनकी जो क्रियाशीलता है वो अगर बात करें डिफर करेगी। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, फट से अभिक्रिया कर लेंगी, बट जो अभिक्रियाशीलता या फिर क्रियाशीलता श्रेणी में जो नीचे धातुएं आती हैं वो थोड़ा स्लो करेगी। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे उनकी रिएक्शंस की जो रेट है, उनकी जो दर है या जो स्पीड है वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो सोडियम एंड पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होने के कारण कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो बना लेते हैं भाई, कितनी दिक्कत है? कि हमारे बच्चे डरेंगे? ये आ गया हमारे पास सोडियम, ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, ये बनाएगा Na2O, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया, जिसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। क्या है मित्रों? सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है? चलो भाई, ये क्या हो गया हमारा? सोडियम हो गया। क्या हो गया? सोडियम हो गया। यहां देखते रहना है ना, इधर उधर मत देखो, सामने देखो, इधर। ये कहां? बाजू में देख रहे हो? दिख रहा है मुझे सब? ठीक है, ये मत सोच लेना वीडियो रिकॉर्डिंग है तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। सोच लेना बेटा वहां आकर। हाँ, ये वीडियो में थोड़ी बोलूंगा, नहीं तो तुम लोग है ना कट कर कर और कहीं कहीं डाल दोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन सोच लेना अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो।
ना, ये वीडियो खोलकर हो भी सकता तुम गेम वगैरह खेल रहे हो, या हो भी सकता कहीं इधर उधर देख रहे हो, तो सोच लेना वहीं आऊंगा मैं, ठीक है, तुम्हारे ख्वाबों में, और बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जब भी मैं पढ़ाऊं, ठीक है, या कोई भी टीचर पढ़ाए, तो ध्यान बेटा यहां होना चाहिए, और यहां से अगर ध्यान हटा ना, चलो, हाँ तो ठीक है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। वैसे पोटेशियम की हम लिख लेते हैं, तो देखो पोटेशियम के ऊपर क्या आएगा, ये भी 4K होगा, ये O2 होगा, ठीक है, ये बनाएगा K2O। क्या बनाएगा, K2O। अच्छा, मैंने डायरेक्ट ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की संयोजकता जो है वो सेम है, तो वो सीधी सीधी रिएक्शन भी सेम ही दिखाएंगे। तो 2K2O बनेगा, जो क्या होगा हमारा, पोटेशियम ऑक्साइड। क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड। क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। हाँ भाई, तो नोट्स वगैरह बनाते चला करो ना, तो मज़ा रहता है, ठीक है। हाँ भाई, ये पोटेशियम था, पोटेशियम था, है ना, ये ऑक्सीजन था। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला था कि मैग्नीशियम कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया करना इसको, है ना, अभिक्रिया नहीं करता। क्या नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। हाँ भाई, तो मैग्नीशियम जो है वो अगर हम बात करें, वो कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है, नहीं करता है। लेकिन है ना, गर्म करने पर मैग्नीशियम हवा में तीव्र प्रकाश और गर्मी के साथ, है ना, या साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो बेसिकली ये अभिक्रिया हमने देख भी लिया है कि मैग्नीशियम रेवन को हम जलाते थे तो क्या करते थे, गर्म करते थे। तो मैग्नीशियम रेवन को जब हम जैसे ही जलाते थे, ये रहता था गैस, और ये बनाता था मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कैसा रहता था, एक सफ़ेद चूर्ण होता था। क्या होता था, एक सफ़ेद चूर्ण होता था, ठीक है। ये चांदी के समान श्वेत होती थी, याद है आपने, तो बहुत अच्छे से करा है। तो मैग्नीशियम जो है इसको गर्म करना पड़ता है, तो ये कर तो लेगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करने पड़ेगा, जबकि सोडियम और पोटेशियम के साथ ऐसा नहीं था, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। और यही कारण है कि सोडियम को अपन केरोसिन में रखते हैं, है ना। सोडियम को अपन केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि भाई वो बहुत अधिक क्रियाशील है ना, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ले, ठीक है। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है, पक्का पक्का, बढ़े आगे, चलो बढ़ गए। अच्छा, जिंक हवा में केवल तेज ताप पर जलकर जिंक ऑक्साइड बनाता है, मतलब इसको भाई और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिंक जैसे ही मैंने लिया, है ना, और इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, तो ये बनाएगा ZnO, दैट इज जिंक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, जिंक प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो है, अगर मैं इसको बताऊं तो मैं तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो ये जो है ना, जिस तरीके से ये संतुलित करी, ये जिंक ऑक्साइड, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, तेज ताप पर गर्म करना। इसको तो गर्म करना पड़ा, लेकिन इसको तेज ताप पर गर्म करना पड़ा, तब जाके उसने जिंक ऑक्साइड बनाया, तब जाके उसने जिंक ऑक्साइड बनाया। पक्का, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, लोहा तेज ताप पर भी नहीं जलता, लेकिन लोहे का बुरादा बर्नर की लॉ में छिड़कने पर तेजी से जलता है। क्या करता है, तेजी से जलता है। देखो, लोहा तो तेज ताप पर भी नहीं जलता, लेकिन उसका है ना, हम क्या कर लो, बुरादा ले आओ। क्या ले आओ, बुरादा, छीलन ले आओ लोहे की, ठीक है। तो उसको हम जैसे ही डालेंगे तो वो क्या करेगा, तब जल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है ना, अगर बात करें जिंक से कम होती है। तेज ताप पर आयरन का बुरादा आयरन ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, देखो ध्यान से, हम जैसे ही बुरादा डालेंगे ना, देखो डालेंगे, ये बर्नर है ना, और इस बर्नर में ये चल रहा है, और जैसे ही हमने देखो बुरादा डाला, ये आयरन है, ठीक है, लोहे का बुरादा मैंने जैसे ही डाला, ठीक है, आ जा भाई, हाँ आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ। तो जैसे ही मैंने जलाया, ये क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। अब बेसिकली आयरन ऑक्साइड में भी तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। आयरन ऑक्साइड, कई बार ये तुम लोगों से पूछा जा सकता है कि आयरन ऑक्साइड के अंदर कौन कौन सी 2 ऑक्साइड होती है। तो आयरन की 2 ऑक्साइड होती है, एक होता है FeO, जिसको मैं बोलता हूं फेरस ऑक्साइड। क्या बोलता हूं, फेरस ऑक्साइड। और एक होता है Fe2O3, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, फेरिक ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का मतलब ये 2 ऑक्साइड का मिश्रण होता है। अब बेसिक मतलब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं ये दोनों मिलकर कौन सा होगा बनाएगा, तो तुम देखो ध्यान से, एक Fe है और 2 Fe है, मतलब Fe3। क्या,
Fe3 और ऑक्सीजन कितने होगा, 3 ही है और 1 ही है, तो Fe3O4। ये जो है ना, ये है आयरन ऑक्साइड। क्या है, आयरन ऑक्साइड, जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक FeO होता है और एक Fe2O3 होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है बात, क्लियर पिक्चर है। आगे बढ़े पक्का, जल्दी से। हाँ, नेक्स्ट अगर बात करें उसके ऊपर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, तो ये आयरन ऑक्साइड बन गया था हमारा। अच्छा, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। मतलब क्या होता है, जैसे कि एक जिंक ऑक्साइड है, क्या है, एक जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है दैट इज Al2O3। ये दोनों है ना, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं, मतलब ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। कौन सी अधर्मी ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ज्यादातर धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पर जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो अगर हम बात करें उभयधर्मी प्रकृति के हैं। कैसे हैं, उभयधर्मी प्रकृति के हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कैसे, देखो इनकी अभिक्रिया, हाँ, तो धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करता है ना। तो साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों की अभिक्रिया लिख लेते हैं। इसकी सबसे पहले अपन HCl से करवाते हैं, ठीक है, और इसके बाद अपन करवाएंगे NaOH से। ठीक है, हाँ भाई, इसकी भी सबसे पहले अपन करवाएंगे HCl से और साथ में करवाएंगे NaOH से। ठीक है, हाँ भाई, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जिंक ऑक्साइड। तो ये बनाता है इसके साथ क्या, ZnCl2, साथ में बनता है H2। क्या बनता है, H2, ठीक है, 2H2। ठीक है, और जैसे ही ZnO है ना, NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, ये बनाता है Na2 ZnO2 और साथ में बनता है क्या, H2। क्या बनता है, H2O, यहाँ पर 2NaOH लेंगे। ठीक है, तो ये जो बनता है जिंक, ये जिंक क्लोराइड हो गया, ये जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, हाँ भाई, वैसे ही एल्यूमिनियम जो है इसके साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ पर 6HCl हम लेते हैं। कितने लेते हैं, 6HCl, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, 6H के साथ मिलकर 3H2 बन जाता है और साथ में बनता है 2AlCl3, 2AlCl3। तो बेसिकली ये एक बनता है और साथ में क्या बनता है, लवण, सॉरी, ये लवण बनता है और साथ में बनता है जल। तो खुद तुम सोच रहे हो, अभी मैं एक और कंसेप्ट तुम्हें सिखाऊंगा। Al2O3 NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है, NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, ये बनाता है NaAlO2। ठीक है, क्या बनाता है, NaAlO2। 1 सेकेंड, NaAlO2 और साथ में किसका निर्माण करता है, साथ में निर्माण करता है जल का। किसका निर्माण करता है, साथ में निर्माण करता है जल का। ठीक है, हाँ भाई, अब यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है तो अपन 2NaOLO2 ले लेंगे, तो फिर यहाँ 2NaOH आ जाएगा। क्या जाएगा, 2NaOH आ जाएगा। तो तुम यहाँ पर देखोगे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, सॉरी 2, और यहाँ पर कितने हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर है 3। कितने हैं, 3। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितने हैं, अगर हम बात करें 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5। ठीक है, इसको संतुलित करना है हमें। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एक H2O तो निकल गया, तो अब तुम देखोगे एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, कितना हो गया, 1, और 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। देखो ध्यान से, अभी ऑक्सीजन कितने हैं, 2, अब कितने हो गए, 4, अब कितने हैं, 2, अब कितने हो गए, 4। तो 4 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 5 ये, और यहाँ 2 और यहाँ 3, तो कितने हो गए, 5। तो इस तरीके से ये रासायनिक अभिक्रिया को तुम संतुलित कर सकते हो। अब खुद सोचो, खुद सोचो कि जब जिंक ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो ये क्षार के भांति व्यवहार कर रहा था, और जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो किसी अम्ल के भांति व्यवहार कर रहा है, तभी लवण और जल का निर्माण हो रहा है। वैसे ही Al2O3 जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो खुद क्षार के जैसे व्यवहार कर रहा था, और जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो खुद अम्ल के जैसा व्यवहार कर रहा था, तभी एक लवण और एक जल का निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। तो एक बड़ी प्यारी सी अगर बात करें रिएक्शंस थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इन सभी के नाम भी आपको लिखना होना चाहिए कि जिंक ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिंक क्लोराइड है ना, हमारा जो सोडियम जिंकेट है, इन सभी के नाम जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है, पक्का।
आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करें कॉपर की, है ना, तो तांबा सबसे कम क्रियाशील होता है और ये जलता नहीं है ना, सबसे कम क्रियाशील है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन से नीचे आता है और ये जलता नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बल्कि गर्म करने पर धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो मगर देखो अभिक्रिया तो नहीं करता, बहुत कम करता है ना, करता है लेकिन बहुत ही कम करता है। पर अगर बात करें तुमने ज्यादा ही इसको गर्म किया तो इसके ऊपर काले रंग की एक परत चढ़ जाती है। क्या कर जाती है, ये काले रंग की एक परत चढ़ जाती है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, और वो होती है क्या, अगर बात करें, ये मैंने पहले भी तुम्हें बताया था फर्स्ट चैप्टर में, जो होती है कॉपर ऑक्साइड की परत। किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की परत होती है। देखो ध्यान से मैं तुम्हें बताऊं, तो कॉपर जो होता है एक भूरे रंग का पदार्थ है। कैसा है, भूरे रंग का, भूरे रंग का होता है। यह ऑक्सीजन के साथ अगर हम बात करें गर्म करने पर बनाता है कॉपर ऑक्साइड। कैसा बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, जो होता है काला। कैसा होता है, काला, ठीक है। हाँ भाई, ये होता है भाई ऑक्सीजन गैस है, कॉपर सॉलिड है, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड है, ठीक है। तो ये कैसा पदार्थ बनता है, ये बनता है काला पदार्थ। कैसा पदार्थ बनता है, ये बनता है काला पदार्थ। अब इसकी एक बहुत प्यारी सी बात सुनो, मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें दिखाया था कि अगर तुम इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दो, कौन सी गैस प्रवाहित कर दो, हाइड्रोजन गैस, तो वापस में जो कॉपर मिल जाता था और साथ में H2O निकल जाता था। ये तुम्हें याद हो तो बढ़िया चीज़ है, और नहीं याद है तो अभी सुन लो, है ना। जैसे ही तुम इसके ऊपर वापस क्या कर दो, अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दो, तो ये बन जाता था कॉपर अलग और साथ में H2O अलग निकल जाता था। तो वापस मुझे भूरे रंग का मिल जाता था। कैसा मिल जाता था, भूरा रंग का पदार्थ मिल जाता था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कॉपर ऑक्साइड ये पूरा नहीं बन जाता, ये इसकी काला जो पदार्थ है ना, यहाँ पर आकर अगर हम बात करें इसकी परत चढ़ जाती है। क्या कर जाती है, इसकी परत चढ़ जाती है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी अगर हम बात करें रिएक्टिविटी सीरीज थी, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखो कि कमरे के ताप पर, है ना, कमरे के ताप पर कौन कौन अभिक्रिया कर लेता है, वो कर लेता है पोटेशियम और सोडियम, है ना। कमरे के ताप पर कौन कौन अभिक्रिया कर लेता है, पोटेशियम और सोडियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम को थोड़ा क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, ठीक है। वही बात करें एल्यूमिनियम और जिंक की, ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है ना, या फिर अगर बात करें थोड़ा तेज गर्म करना पड़ता है, तेजी से गर्म करना पड़ता है, ठीक है। हाँ भाई तेजी से। वही बात करें आयरन और इसकी, तो इसको भाई हीट फिलिंग्स, है ना, मतलब अगर हम बात करें लोहे छीलन को, है ना, छीलन को गर्म करना पड़ता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी कितनी कम हो रही। पहले तो भाई कमरे के ताप पर ही अभिक्रिया हो गई, दूसरे में अगर हम बात करें थोड़ा गर्म करना, तीसरे में हमें तेजी से गर्म करना पड़ा, और चौथे में हम देख रहे थे हीट फिलिंग्स, मतलब छीलन को गर्म करा, ठीक है। और वही बात करें कॉपर की, तो इनको तो बहुत प्रबल तरीके से अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे थे, बहुत ही तेजी से, है ना, बहुत तेजी से गर्म करने पर, ठीक है, बहुत तेजी से गर्म करने में, ठीक है। और ये तो भाई है ना, बाकी के तो बात ही नहीं करेंगे हम, ठीक है, बाकी में ज्यादा अगर हम बात करें होते ही नहीं है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं हम, जल के साथ अभिक्रिया की। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जल के साथ अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं, है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम है, क्या है, सोडियम है, ठीक है। हाँ वन सेकेंड, सोडियम है, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ, है ना। तो इसको एक ट्रिक बताता हूँ, ऐसे लिख लिया करो HOH, ऐसे लिख लिया करो HOH। तो जो सोडियम है ना, यहाँ विस्थापन अभिक्रिया होती है, जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है ना, और क्या बनाता है, देखो हाइड्रोजन ऐसे निकल जाता है और साथ में बन जाता है NaOH, जो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा क्या है यहाँ पर, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। और अब देखो हाइड्रोजन अकेले नहीं निकलता, इसलिए H2 गैस के फॉर्म में निकलता है। तो यही कारण है कि अपने को क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पर H2 निकल गया, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक H था यहाँ पर, है ना, और साथ में OH यहाँ आ गया था, अब हमें एक और H2 लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं 2HOH, तो ये 2H2 और H2 के फॉर्म में निकल जाता है, और दो OH है वो Na के साथ चले जाते हैं, तो हम 2 Na ले लेते हैं, तो 2NaOH बन जाता है, ठीक है। तो 2 Na 2 OH के साथ 2 NaOH बना लेते हैं, और 2 H जो है वो H2 के फॉर्म में निकल जाते हैं। ये अभिक्रिया है। अब बेसिकली यही कारण है कि ये इतना ज्यादा क्रियाशील है कि इसको, है ना, अगर बात करें केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि अगर आपने इसे, है ना,
केरोसिन में डुबो कर नहीं रखा तो ये हल्की सी नमी के संपर्क में आ गया तो तुरंत ये अभिक्रिया कर कर डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, और अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई तो वहां पर विस्फोट हो सकता है। क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। तो ये याद रखना कि सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। क्लियर है? पक्का? चलो, तो वैसे ही अगर हम बात करें कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु या हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है या हाइड्रोक्साइड भी उत्पन्न करती है, ठीक है, हाँ, धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। देखो देखो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बताऊं, सोडियम जो है ना, सोडियम ने जल के साथ अभिक्रिया करी। सोडियम ने किसके साथ अभिक्रिया करी बताओ? जल के साथ। ध्यान से सुनना। और इसने बना लिया Na2O। क्या बना लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसने इसको विस्थापित कर दिया ना, ये निकल गए। अब बेसिकली ये जो है ना, ये जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील है। क्या है बेटा? जल में घुलनशील है। तो ये क्या करता है? ये जो सोडियम ऑक्साइड है, क्या है? ये जो सोडियम ऑक्साइड है, ये अभिक्रिया करता है वापस जल के साथ, H2O के साथ। ठीक है, किसके साथ? H2O के साथ, और बना लेता है NaOH। ठीक है, क्या बना लेता है? NaOH। तो देखो तुम दो Na है, ठीक है, और यहां से दो OH बन जाएंगे, क्योंकि HOH ऐसा लिख लो, एक ये वाला H इस O के साथ मिलकर एक OH बना लेगा, और एक OH ये रहा, तो बन जाएगा 2NaOH और Na2O। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, देखो ध्यान से तुम समझने की कोशिश करो। ठीक है, Na2O से अब देखो समान समान चीज काट दो, है ना, समान समान वाली चीज है जो वो क्या कर दो? काट दो। जैसे कि अगर तुम देखोगे, है ना, यहां पर Na2O है, इसको ये इससे Na2O। अब तुम ध्यान से देखो, Na2O लेफ्ट में भी है और Na2O राइट में भी है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर दो? कट कर दो, ऐसे। ध्यान से समझना, अभी यही इक्वेशन आएगी। अच्छा, H2O तो एक ही साइड है तो नहीं कटेंगे, ठीक है, और NaOH और H2 तो एक तरफ है, और ये ऐसा कैसा? तो अब ध्यान से सुनो क्या क्या आएगा। देखो यहां पर आएगा हमारा, दैट इज, हाँ, यहाँ 2Na लेना था क्योंकि Na2O था ना, तो यहां पर आएगा 2Na प्लस H2O कितना होगा? 2H2O गिव्स 2NaOH, और साथ में निकल गई हाइड्रोजन गैस। तो बेसिकली तुम्हारी बुक के अंदर यही रिएक्शन दी हुई है। तुम्हारी बुक के अंदर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, बट वो हुआ ऐसे कि सबसे पहले सोडियम ने जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करी। चूंकि ये जल में घुल सकता था, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। ठीक है, हाँ भाई, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। बाकी इससे ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, एग्जाम में तुम्हें यही लिख कर आना है, इतना सा। ठीक है, बट वो आया कहां से, वो बताने की मैंने तुम्हें यहां पर कोशिश करी। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि अभी इवन हम रिवीजन कर रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, जो ये रही। अच्छा, जल के साथ अभिक्रिया है ना, मैंने बताया जैसे क्या ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोक्साइड वही उत्पन्न करेंगे जो जल में विलय होंगे, क्या होंगे? जो जल में घुल सकेंगे। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धातु ऑक्साइड में जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, जैसे कि मैंने बताया तुम लोगों को, और सभी धातु ऑक्साइड जल में अगर बात करें घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम एवं सोडियम ऐसी धातुएं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तेजी से अभिक्रिया करती है, और सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज या ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, और मैंने बताया था उस समय क्या हो सकता है? विस्फोट भी हो सकता है। उस समय क्या हो सकता है? विस्फोट भी हो सकता है। ठीक है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी रहती है या उत्सर्जित ऊष्मा प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अब मैं तुम्हें लोगों को ध्यान से बताऊं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं यहां पर एक रिएक्शन लिख देता हूं। ठीक है, कुछ धातु ऐसी होती है, जैसे Fe हुआ। ठीक है, Fe जो है वो जब जल के साथ अभिक्रिया करता है Fe प्लस H2O, तो ये बनाता है Fe3O4। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। यहाँ पर 4H2O लेता है, ठीक है, यहाँ 3Fe लेते हैं, Fe3O4 बन जाता है, और साथ में 4H2 निकल जाता है। अब बेसिकली क्या है यहाँ पर, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ये Fe3O4 मैंने जैसा बताया था दो ऑक्साइड को रखता है, FeO और प्लस Fe2O3। ठीक है, तो ये ऐसी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सोडियम पोटेशियम के साथ केस देखे थे, जैसे पोटेशियम सोडियम की तो अभिक्रिया लिख ली हमने। पोटेशियम के अगर साथ बताऊं तो H2O, ये बनाता है क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
और साथ में गैस निकल जाती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ 2K आता है, यहाँ 2KOH आता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो था है ना, ये जो था अगर हम बात करें, ये अभिक्रियाएं थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, ये हमने करा हुआ है अच्छे से। अच्छा, अब एक धातु होती है दैट इज कैल्शियम। क्या होती है? कैल्शियम। तो मैं पता है हमने पहले चैप्टर में भी अभिक्रिया करी हुई है ये वाली, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर अगर बात करें हम कैल्शियम ही लेते हैं ना, कैल्शियम की बात चल रही है। कैल्शियम जब है, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, H2O के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर भी सही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त तो होती है, बट वो इतनी ज्यादा अमाउंट में मुक्त नहीं होती इतनी ज्यादा अमाउंट में मुक्त नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया जो होती है काफी धीमी होती है, और यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस की जो बबल्स है वो इस कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण कैल्शियम जो है ना, वो क्या होता है? ऊपर तैरने लगता है। सेम मैग्नीशियम के साथ भी होता है, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। पक्का? हाँ, तो ये आप लोगों को बात पता होनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी थी, लेकिन हम लोगों ने इसको किया। क्लियर है? पक्का? चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को तुम देख सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो भाई आगे बढ़ते हैं। हो, चलो अब एक बात बता दे कि भाई पोटेशियम और अगर हम बात करें पोटेशियम और सोडियम जो है वो क्या करते हैं? ठंडे पानी से कर लेते हैं, है ना। इनके लिए ठंडा पानी चाहिए। कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए क्या चाहिए? हॉट वाटर या गर्म पानी। गर्म पानी से अभिक्रिया करते हैं। भाई बात करें एल्यूमिनियम और जिंक की, तो ये भाप, है ना। किससे? भाप से। ये भी भाप, ठीक है। हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यही अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकते हैं, बाकी ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, और ये अगर हम बात करें कम क्रियाशील होने के कारण जल के साथ अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, है ना, ये अभिक्रिया नहीं करते, यह अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? क्योंकि ये अगर हम बात करें हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, ठीक है, और हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होने के कारण यह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। क्लियर? पक्का? आगे बढ़ते हैं। सो कॉपर, है ना, कॉपर, मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, गोल्ड जैसी कम क्रियाशील धातु पानी के साथ अभिक्रिया कर नहीं करेगी, क्योंकि वह पानी से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया। किससे बात करेंगे हम? धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मैग्नीशियम ले लें हम, क्या ले लें? मैग्नीशियम, और इसकी अभिक्रिया करवा दो तुम HCl के साथ, यह बना लेता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, जैसे तुम्हें को पता है। तो जब भी कोई धातु ना, जब भी कोई धातु अगर हम बात करें किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो वहां पर लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, बट वहां पर एक शर्त होती है ना, वहां पर एक शर्त होती है कि जो धातु है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होना चाहिए। अच्छा, खुद सोचो, अगर धातु जो है ना, अगर धातु जो है वो हाइड्रोजन से अगर बात करें अधिक क्रियाशील है, ठीक है। अब सोचो कि जैसे जैसे ना अपन हाइड्रोजन की तरफ आएंगे, मतलब क्रियाशीलता में कम आएंगे, तो उनकी जो अभिक्रिया करने की जो रेट है, जो दर है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम देखो, यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, HCl है, ये क्या है? HCl। यहाँ पर भी HCl है, यहाँ पर भी HCl है, यहाँ पर भी HCl है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? HCl। क्लियर? तो यहाँ पर भी HCl है, यहाँ पर भी HCl है, और यहाँ पर भी HCl है, तीनों में HCl है। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं तीन अगर बात करें धातुएं ले रहा हूं, एक बहुत ज्यादा क्रियाशील, एक उससे कम क्रियाशील, एक और उससे कम क्रियाशील, और उन चारों में सबसे कम क्रियाशील। बताओ सबसे ज्यादा बुलबुले तुम्हें कहां देखने को मिल जाएंगे? जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा क्रियाशील होगा वो उतना ज्यादा हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर पाएगा, मतलब उतने ज्यादा बबल्स मुझे देखने को मिल जाएंगे। क्या तुम लोग तैयार हो वो देखने के लिए? क्या तुम लोग तैयार हो? तो सपोज करो मैंने क्या डाला, मैंने डाली मैग्नीशियम। क्या डाली? मैग्नीशियम। तो अब तुम्हें बुलबुले अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, हाँ, और एक में डाल दिया मैंने एल्यूमिनियम,
तीसरे में डाल दिया मैंने क्या, जिंक, ठीक है, तीसरे में जिंक डाल दिया, और चौथे में मैंने डाल दिया क्या, अगर बात करें आयरन, लोहा। अब तुम देखोगे है ना, इसमें बुलबुले ज्यादा हैं, इसमें थोड़े कम, इसमें थोड़े कम, और इसमें तो थोड़े से हैं, दिख ही नहीं रहा है, अभी रुक जाओ दिखा देते हैं। तो ये अगर बात करें, ये देखो थोड़े थोड़े थोड़े, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो, तो एकदम सबसे ज्यादा फिर सबसे कम, मतलब सॉरी सबसे ज्यादा फिर थोड़े कम, फिर थोड़े कम, फिर सबसे कम, यही हो रहा है, यही हो रहा है। अच्छा एक और तुम फर्स्ट चैप्टर अगर याद कर लो, तो मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई थी, इवन सेकंड चैप्टर में सिखाई थी, कि वहां पर क्या था कि एक हमने जगह पर लिया था हमने मैग्नीशियम पट्टी, और एक तरफ लिया था हमने प्रबल अम्ल, और दूसरी तरफ लिया था हमने एक दुर्बल अम्ल। किसमें ज्यादा बुलबुले बने थे, प्रबल अम्ल में ना, क्योंकि वहां पर धातु हमने सामान ली थी, पर अम्लों की प्रबलता के कारण जो प्रबल अम्ल था उसमें ज्यादा तेजी से अगर हम बात करें बुलबुले उत्पन्न हुए थे, ठीक है। तो वही केस है, बट यहां पर धातु वाला केस आ गया कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु होगी वो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा है ना, हाँ भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया Zn, और साथ में ले लिया मैंने H2SO4, और यहाँ पर ले लिया एक्वस। यह क्या बनाएगा, हमने पहले भी पढ़ा है, ZnSO4, साथ में कौन सी निकल जाएगी, साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं है, है ना, इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं है। क्या और भी अभिक्रिया हो सकती है, मान लो तुमने ले लिया सोडियम, है ना, साथ में ले लिया तुमने क्या, H2SO4, ठीक है, क्या ले लिया, H2SO4, क्लियर है। ये बना देगा क्या भाई, अगर ज़्यादा हीट करके बना रहे हो थोड़ा, तो बन जाएगा Na2SO4, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, पक्का। चलो ऐसी कई सारी, हाँ Na2SO4 जो होता है वो सोडियम सल्फेट होता है। अच्छा धातु की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है, आप देखो ध्यान से भाई, धातु कोई भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो कौन सी गैस मुक्त कर रही है, हाइड्रोजन गैस। बट नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो एक ऑक्सीकारक भी होता है, मतलब यहां पर जैसे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी वो नाइट्रिक अम्ल उसको ऑक्सीकृत कर देगा, और जब भी सोचो हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती, यहां पर क्या होता है, यहां पर मुक्त होता है, वो होता है जल। क्या होता है, जल। तो एक अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि जब धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। हाँ यहां पर भी दो एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। अगर तुम्हें बताऊं, ठीक है, तो HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यह H2 को H2O में ऑक्सीकृत करता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नाइट्रिक अम्ल स्वयं को NO, है ना, NO2 ना, मतलब अगर बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड थी, ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड में अपचयित कर लेता है। क्या कर लेता है, अपचयित कर लेता है। अब मैं अगर तुम लोगों को बताऊं, है ना, अपवाद है मैग्नीशियम एवं मैग्नीज, है ना, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जरूर, अगर हम बात करें, सॉरी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, बाकी अदर धातुएं जो हैं वो अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करती है। बट मैग्नीशियम और अगर हम बात करें, मैग्नीशियम और कौन, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है, ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वो क्या करती है, अगर हम बात करें वो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर लेते हैं, ठीक है, पक्का। चलो जैसे कि अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, मैं तुम लोगों से एक अभिक्रिया बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास Na है और इसकी तुम HNO3 से अभिक्रिया करवा दो, किसके साथ करवा दो, HNO3 से, तो ये बनाता है NaNO3। क्या बनाता है, NaNO3, फिर साथ में बनाता है NO2 और साथ में बनाता है जल, H2O। क्या बनाता है, जल, ठीक है, हाँ भाई। तो इस अभिक्रिया को तुम संतुलित करके मुझे बताओ, है ना, यह होमवर्क है तुम लोगों का, ठीक है, मुझे तुम लोगों को याद है कि नहीं, इस अभिक्रिया को मुझे संतुलित करके बताओ। यहाँ पर तुम देख रहे हो जल का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं हो रही है। बट सेम केस अगर बात कर लो कि मान लो मैं मैग्नीशियम ले लेता और साथ में HNO3 ले लेता, क्या ले लेता, मैग्नीशियम ले लेता और साथ में HNO3 ले लेता, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती और क्या बन जाता है, MgNO3 ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मुक्त हो जाती, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था जो मैंने यहाँ पर करा, ठीक है, पक्का, हाँ। चलो ओके, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा
अब एक्वारेजिया क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कई ऐसी धातुएं होती है, ठीक है, कई ऐसी धातुएं होती है जो क्या होती है, अगर हम बात करें अम्ल में इतने अच्छे से विलय नहीं होती है ना, कई मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें जिनकी विलयता बहुत ही कम होती है, तो उनके लिए हम एक ऐसा मिश्रण तैयार करते हैं जिसमें अगर हम बात करें जो अल्प विलय धातु है वो भी अगर हम बात करें उसमें घुल जाती है, जैसे सोना हुआ, प्लेटिनम हुआ, ठीक है, हाँ सोना प्लेटिनम जो है वो भी उसके अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। क्लियर है? हाँ। तो एक्वारेजिया जिसको हम बोलते हैं रॉयल जल का, जिसका मतलब है लैटिन शब्द में क्या होता है, रॉयल जल। तो 3:1 के, हाँ 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, ये गोल्ड को गला सकता है ना, किसको गला सकता है, गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले इतनी क्षमता नहीं होती कि वो गला दे, मतलब नाइट्रिक अम्ल में गोल्ड डाल दो तो नहीं गला पाएगा, अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दोगे तो नहीं गला पाएगा। ये दो चीज का मिश्रण होता है, एक होता है HCl जो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक होता है HNO3 जो होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। इनको कैसे लेना, ये 3:1 में लिया करते हैं, कितने में, 3:1 में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में जब हम लिया करते हैं, ठीक है, तो इनके मिश्रण को हम बोलते हैं एक्वारेजिया, और ये एक भवकता है ना, भवकता द्रव होने के साथ एक प्रबल संचारक है, कोरोसिव नेचर है। तो मैं बता चुका हूं, मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में, अम्ल क्षारक एवं लवण में हमने बहुत डीप में डिस्कशन किया। यह उन अभिकर्मकों से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत प्यारी सी चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें मैं इमेज दिखाऊं, अगर मैं तुम लोगों को इमेज दिखाऊं, ठीक है, ठीक है, ये तुम देख रहे हो ना, इस तरीके से गलाते हैं, ये गलने लगता है, देखो गलने लगा थोड़ा थोड़ा। फिर अगर हम बात करें, एक भवकता हुआ द्रव है जो हमारा एक्वारेजिया, ठीक है, हाँ, तो ऐसा अगर हम बात करें गल जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अन्य धातु लवणों की धातु के साथ अभिक्रिया, जगह फिर सोचो मेरे, अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये नीला विलयन है, क्या है, नीला विलयन है जो हमारे पास है कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट है ना, एक्वस, और इसके अंदर मैंने आयरन की नेल डाल दी, मतलब Fe+CuSO4 कर रहे हैं, क्या कर रहा है, Fe+CuSO4, ठीक है, एक्वस। बताओ क्या होगा, बनेगा FeSO4 प्लस Cu ना, प्लस Cu ना, यही कहानी चल रही है यहाँ पर, यही कहानी चल रही है ना, CuSO4 एक्वस। अब तुम देखो ध्यान से, ठीक है, ये परखना ले लिया हमने, है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, है ना, आयरन नेल लिया और थ्रेड लिया, धागे से बांध दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने है ना फेरस सल्फेट लिया, मतलब FeSO4 लिया, है ना, FeSO4 एक्वस लिया, और इसमें कॉपर का वायर डाल दिया, क्या है, कॉपर है, क्या है, कॉपर। बताओ, मतलब कॉपर लिख लिया और साथ में FeSO4 ले लिया, है ना, यह बन गया FeSO4, सॉरी CuSO4, यहां क्या बन गया, यहां बन गया CuSO4 एक्वस, और साथ में Fe निकल गया, क्या कर गया, Fe निकल गया। बताओ भाई, अब ये चीज होनी है ना, और हम थोड़े समय के लिए इसको रख देते हैं, क्या कर देते हैं, थोड़े समय के लिए रख लेते हैं। यहां पर तुम देखोगे, यहां पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो है कॉपर जो है वह कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। तो ये अगर हम बात करें, यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, किसके साथ, अगर हम बात करें यहां पे इसमें, ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये याद रख लेना, ये नहीं होगा। बट वही बात करें कि जो Fe है ना, जो Fe है अगर हम बात करें, वो कॉपर को विस्थापित कर लेगा और FeSO4 बना लेगा, Cu डालेगा, तो अभी तक जो रंग नीला था, अभी तक जो रंग नीला था, ठीक है, वो चेंज हो चुका है, अभी तक जो रंग नीला था वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है ना, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करें ना, ये ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है, ब्लू ग्रीन, है ना, नीला हरित अगर हम बात करें कलर हो जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, विस्थापन अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखा तुमने कि हमारा आयरन जो है वो यहाँ रहा, और अगर हम बात करें जो हमारा कॉपर है वो यहाँ रहा, तो Fe कॉपर को विस्थापित कर सकता है लेकिन कॉपर Fe को नहीं, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, क्या तांबा किसी को कर सकता है, तांबा उससे नीचे वाले को कर सकता है। सो जब तांबे की धातु की एक पत्ती को कुछ समय के लिए सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोकर रखा जाता है, तो विलयन धीरे धीरे नीला हो जाता है, और तांबे की पट्टी पर चांदी की धातु का चमकदार भूरा सफेद जमाव हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है ना, सिल्वर नाइट्रेट, तो मेरे पास क्या था, AgNO3 था,
अच्छा AgNO3 की हम अगर बात करें, इसके अंदर क्या डाल दिया, कॉपर का वायर डाल दिया। क्या डाल दिया, कॉपर का वायर। तो अधिक क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, कॉपर जो है वो अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या बना लेगा, CuNO3 ट्वाइस। ठीक है, हाँ भाई, और साथ में निकल जाएगा 2Ag। अब ये जो Ag है ना, क्या ये अभिक्रिया संभव है? बिल्कुल है। क्यों संभव है? क्योंकि भाई साहब अभी हमने देखा कि जो कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर सकता है। और अगर कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर सकता है, मतलब अगर हम बात करें, यहां पर तुम देख सकते हो रिजल्ट कि जैसे ही मैंने कॉपर को है ना इस विलयन में डाला, इस सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला, तो सिल्वर को उसने विस्थापित किया, और ये धीरे धीरे अगर हम बात करें, धीरे धीरे तुम देखोगे इसके ऊपर पूरी की पूरी परत चढ़ चुकी है, वो भी किसकी, सिल्वर की। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धातु की क्लोरीन एवं हाइड्रोजन से क्रिया। ठीक है, धातु की क्लोरीन एवं हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। तो धातु इन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके है ना आयनिक क्लोराइड बनाती है, जैसे कि सोडियम की क्लोरीन से अभिक्रिया करवा दो। तो सोडियम एक धातु है, इसलिए सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया आसानी से कर लेती है ना, और एक आयनिक क्लोराइड बनाता है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आयनिक क्लोराइड का मतलब यह है जहां पर आयंस बनते हैं, और जब भी एक धातु और एक अधातु के बीच में अभिक्रिया होती है तो आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। क्लियर है? चलो दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम है जो कैसा है, ठोस अवस्था में, क्लोरीन है ना जो अपना पास कैसा है, गैस अवस्था में। ठीक है, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी, बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ भाई, तो ये बनेगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। सो 2Na + Cl2 है ना, Cl2 गिव्स 2NaCl, तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो एक आयनिक यौगिक है। क्यों है? क्योंकि Na पर प्लस है और Cl पर माइनस, मतलब यहाँ पर आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैल्शियम एक धातु है ना, जो क्लोरीन के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड बनाती है, जिसे कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है। इसकी भी देख लेते हैं। तो Ca + Cl2 कर दो, है ना, ये बना लेगा CaCl2, है ना। क्या बना लेगा? CaCl2। तो CaCl2 जो होता है वो कैल्शियम क्लोराइड होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिंक भी सीधे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या बना लेता है, जिंक भी सीधे अभिक्रिया कर बना लेता है ZnCl2, है ना, जो होता है हमारा जिंक क्लोराइड। क्या होता है? जिंक क्लोराइड, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। गर्म करने पर आयरन भी है ना मिलकर बनाता है आयरन 3 क्लोराइड, मतलब Fe + Cl2, है ना, Fe + Cl2। ठीक है, हाँ, Fe + Cl2, इसको 3Cl2 लेते हैं, तो ये बना लेता है 2FeCl3। ठीक है, तो आयरन क्लोराइड का निर्माण करता है। तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं हैं उसके एग्जाम्पल की। क्लियर है? पक्का? अच्छा, धातु में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके आयनिक हाइड्राइड का निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम है, इसकी तुम जैसी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाओगे, ये बना लेगा NaH। अच्छा, यह 2NaH और यह 2Na। अब ध्यान रखना कि Na पर हमेशा प्लस रहता है, यहाँ हाइड्रोजन पर माइनस होगा। जिंदगी में तुमने पहली बार देखा होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर भी माइनस होता है। ठीक है, ज्यादातर सब लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर देख लो कि जब भी धात्विक हाइड्राइड बने, क्या बने? धात्विक हाइड्राइड बने, तो वहां पर याद रखना, वहां पर जो है ना, वहां पर जो है अगर बात करें, वहां पर हाइड्रोजन के ऊपर माइनस होता है। ये सोडियम हाइड्राइड है। क्या है? सोडियम हाइड्राइड। जहां पर अगर बात करें सोडियम ना, सोडियम एक धातु और हाइड्रोजन एक अधातु है। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोजित नहीं होती, केवल कुछ क्रियाशील धातु है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड का निर्माण करती है। ठीक है, जब गर्म करने पर सोडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्राइड का निर्माण होता है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को यह अभिक्रिया बता दी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, जब गर्म सोडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्राइड बनता है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया। अब हम बात करते हैं अधातुओं के गुण की। किसके बात करते हैं? अधातुओं के रासायनिक गुण की, और अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ध्यान से सुनो। देखो, जैसे मान लो मेरे पास कार्बन है, कार्बन एक अधातु है, ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? CO2 ना, CO2 गैस। ठीक है, वही बात करें सल्फर है,
सल्फर ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या क्या बनाएगा, SO2 गैस। अब तुम्हें पता है कि भाई धातु के ऑक्साइड कैसे होते थे, क्षारीय प्रकृति के। अगर हम बात करें इसकी बात करें, अधातुओं के ऑक्साइड या तो क्षारीय होंगे या फिर उदासीन होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2C होता, साथ में O2 होता, और ये बनाते हैं 2CO। ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो कैसा है, उदासीन। कैसा है, उदासीन। और जबकि इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, अम्लीय। कैसे होते हैं, अम्लीय। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, या तो अम्लीय होंगे या फिर उदासीन होंगे। इनको प्रूव करने के लिए मैंने पिछले चैप्टर में तुम्हें सिखाया भी था, अभी फिर से सिखा देता हूं कि SO2 के ऊपर जब तुम H2O डालते हो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के सामने बन जाता है H2SO3। अगर ये तुम लोगों को हाँ याद है तो फिर देख लो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये सल्फ्यूरस अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल होता है। क्लियर है। और सल्फ्यूरस अम्ल जो है, ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल जो है, ठीक है, वो ऐसे बनता है। ठीक है, तो बेसिकली या तो ये अम्लीय होंगे या फिर क्या होंगे, उदासीन, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो धातु अधातु है ना, अधातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाती है ना। कार्बन अधातु है, जब कार्बन हवा में जलता है तो ये हवा की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके, अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया करने से, ठीक है, क्या करना है इसको, अभिक्रिया, अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया तुम लोग। अच्छा, सल्फर एक अधातु है, जो सल्फर हवा में जलाया जाता है तो ये हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, है ना, क्या बनाता है, अगर हम बात करें, है ना, क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बताता है, जो एक अम्लीय प्रकृति का है, जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। अच्छा, जल के साथ अधातुओं की अभिक्रिया, है ना, तो ये बेसिकली, है ना, अधातु है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए पानी या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ना, इसीलिए, क्योंकि ये अधातु से पानी से, है ना, पानी से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती, है ना, इसलिए जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तनु अम्ल के साथ भी हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसमें भी लिख लो, अधातु है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि अधातु है, अम्लों के हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि अधातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लेती है, कभी देती नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ते हैं। अधातु की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। सो हाइड्रोजन एक अधातु है, क्या है, अधातु है ना, और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक सहसंयोजक क्लोराइड बनाता है, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है। चलो, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, H2 है जो गैस है, साथ में Cl2 है जो एक गैस है, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं HCl गैस, जो है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो बेसिकली यहाँ पर जो है दोनों अधातु, है ना, एक अधातु एक क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, और ये सहसंयोजक प्रकृति का होता है। वो बेसिकली सहसंयोजक प्रकृति का मतलब ये है ना, सहसंयोजक प्रकृति का मतलब ये है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत डीप में, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा, सल्फर एक अधातु है जो हाइड्रोजन के साथ संयोग करके एक सहसंयोजक हाइड्राइड बनाता है, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है। कि जैसे हाइड्रोजन है, साथ में तुम सल्फर ले लो, ये बना लेता है H2S। क्या ले लेता है, H2S, और ये जो है ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, आई होप तुम लोगों का रिवीजन बहुत ही तगड़े तरीके से हो रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हो रहा होगा, है ना। तो इसी के साथ मैं आप सभी को करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप तुमने ये लेक्चर देखा होगा, है ना। अब पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हुआ होगा, क्योंकि ये तो समरी थी, है ना, ये पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट था। अभी आने वाला है इसके बाद दूसरा पार्ट, ठीक है, जहां पर अपन ढेर सारे कंसेप्ट्स को शेयर करने वाला हूं आपके साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।